कल कहें लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन जो ये परिणाम आएंगे कहें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा, उसको भी तय करेगा कि आगामी हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी। कई नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। जिस तरीके से चुनाव पूरा ये लड़ा गया, जिस तरीके से दोनों पार्टियों की ओर से चुनाव लड़ा गया, उससे तमाम नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है और ये तमाम विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि बात जुड़ी है हरियाणा के सेमीफाइनल से। क्योंकि ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा, क्या परिणाम होंगे, किस नेता का कौन काटा है, कौन निकाल किसका काटा रहा है, तमाम ये चीजें हैं, उस पर बड़ा विश्लेषण करेंगे। क्योंकि तमाम लोगों की निगाह लोकसभा चुनाव परिणाम पर लगी हुई है और हरियाणा में 4 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव है और जिस तरीके से दोनों पार्टियों में गुटबाजी सामने नजर आई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन किसको जिताएगा, कौन किसको हराएगा, कौन किसकी बखिया उधेड़ेगा, कौन किसका कांटा निकालेगा, तमाम चीजों पे, इन सवालों पे जवाब लेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट नरेश चौहान जी, जिनका राजनीति विश्लेषक आप देखते रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे एक बार बात करेंगे। चौहान साहब, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी। ये बताइए, कल चुनाव परिणाम आएंगे तो किस तरीके से उसको देख रहे हैं आप? क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के परिणाम होंगे या हरियाणा का विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी ये कल है? 543 लोकसभा की सीटों में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, तो वो देश के परिणाम में इतना महत्व नहीं रखता जितना हरियाणा विधानसभा के 2, 3, 4 महीने बाद होने वाले चुनाव हैं। तो वो कल का परिणाम लोकसभा का, वो 90 के 90 हलकों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये तय करेंगे, हम कह सकते हैं कि एक किस्म से हरियाणा विधानसभा का ये सेमीफाइनल का रिजल्ट होगा कल का लोकसभा का चुनाव परिणाम। इसमें 2 बड़े खिलाड़ी, मतलब एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और ये रद्दोबदल 12 मार्च को ही हुई है, वरना 9.5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी एक किस्म से अपना राज कर रहे थे पार्टी हाईकमांड के आशीर्वाद से, संरक्षण में। लेकिन क्यों उनको बदला गया, क्या वजह रही, उन चीजों का खुलासा भी ये कल के चुनाव परिणाम ही करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहीं ना कहीं पार्टी कांग्रेस ने भी अपनी गुटबाजी को दरकिनार करते हुए और हुड्डा साहब को फुल कमांड सौंप दी थी। तो अब इन दोनों नेतृत्व, इन दोनों खिलाड़ियों का एक किस्म से भविष्य भी कल के चुनाव परिणाम पर टिका हुआ है। लेकिन आप 2 की बात कर रहे हैं, अभी तो वहां भी एसआर के गुट है और यहाँ भी भाजपा में भी आप देख ले, एक अनिल विज है और भी गुट है, इसके अंदर भी राव इंद्रजीत है, उनका लगातार 36 का आंकड़ा रहा है। तो दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं एक समानता है, दोनों का सेमीफाइनल होगा एक तरीके से। क्या आगामी विधानसभा चुनाव को किस तरीके से करे? देखिए, कई लोगों की टिकट कटवाई गई, कई लोगों का इधर किया गया, ये तमाम चीजें हम जानना चाह रहे हैं आपके जुबानी, किस तरीके से उसको देखते हैं, जो परिणाम आएंगे घटत बढ़त के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं, कौन कौन सी कितनी सीटें जीतेंगे, किस तरीके से किसके नंबर बनेंगे, किसके घटेंगे, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड सबका तैयार हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं उसी हिसाब से कि जो रद्दोबदल हुई, मुख्यमंत्री हटाना था, तय था, मतलब 2019 के इस जुगाड़ सिस्टम के 6 महीने बाद ही ये बात चल निकली थी कि मनोहर लाल खट्टर जी से ये राजकाज नहीं संभल रहा, लेकिन हाईकमांड उनको कैरी ऑन कर रहा था, बीच बीच में उनको ऑक्सीजन थपकी दे देता था। नहीं, लेकिन आप भी लगातार सवाल उठा रहे थे, सीएम बदला जा सकता है। यही हमने कहा कि हमने बार बार कहा कि जो हालात हैं अब इन्हें बदल देना चाहिए। लेकिन हमारे चैनल की ही एक डिबेट में, हमारे पैनलिस्ट डिबेट में, हमारे भाई पार्षद विनय यादव, उन्होंने
भी कह दिया था कि जी आप कह तो रहे हो कि बदला जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का एक दस्तूर है कि वो चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री खट्टर साहब को बदलेंगे, और कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ। अब मुख्यमंत्री खट्टर तो बदल दिया, लेकिन नायब सैनी बैठा दिया। ना तो कोई विधायक दल की मीटिंग हुई, ना कोई ऑब्जर्वर आया। और ये बात खुद खट्टर साहब ने जो गुड़गांव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपने 25 मई के बाद उन्होंने, तो उसमें कहा कि भाई मेरे से फिर हाई कमांड ने पूछा कि भाई किसको बना दिया जाए, तो मैंने नायब सिंह सैनी को। तो इस जोड़ी को कहीं ना कहीं एक टास्क भी दिया गया कि भाई ठीक है, 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में लोगों ने डाली थी, और बहुत बड़े मार्जिन से। तो अगर 10 की 10 कमल आप खिलवा दोगे, तो आपकी जोड़ी की बात विधानसभा का जो फाइनल होगा उसमें तुम्हारी बात मानी जाएगी। अगर ऊंच नीच हुई तो फिर उसका हिसाब किताब दूसरे ढंग से लिया जाएगा। यही बात जो आपने एसआर के गुट, शैलजा, रणदीप, किरण चौधरी, कैप्टन अजय सिंह और अब चौधरी बीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में वापस आ गए हैं, इन लोगों का तो हुड्डा का और एसआर के ग्रुप का तो एक किस्म से खुला एक वो था। कैप्टन साहब कभी न्यूट्रल हो जाते थे, कभी एक गुट में चले जाते थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही तो मनमुटाव था जब वो बीजेपी में गए कि भाई उनको केंद्र में मंत्री पद इनविटेशन आने के बावजूद रुकवा दिया गया। लेकिन उन चीजों को दरकिनार करके या क्या पैचअप हुआ और वो फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए। उनके बेटे विजेंद्र सिंह ने सिटिंग एमपी होते हुए बीजेपी के हिसार से और उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। एक उम्मीद थी कि भाई शायद हिसार से टिकट मिल जाएगी। जो आपने कांटा निकालने की बातें कही, जो राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में विशेष रूप से प्रचलित है, तो जब कांग्रेस पार्टी ने पूरी कमांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी और इस गुटबाजी को वो बावरिया जो प्रभारी थे उन्होंने सख्ती से हैंडल करके हुड्डा साहब को भी एक इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि भाई आप अब रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट के ऊपर इस सेमीफाइनल का रिजल्ट तय करेगा कि आने वाले हरियाणा विधानसभा की बागडोर किस व्यक्ति को या ग्रुप को सौंपी जाए। तो हुड्डा साहब ने सबसे पहले टिकटों के बंटवारे में अपने कांटे निकाले। हम गुड़गांव से ही शुरू कर देते हैं। नहीं, गुड़गांव को तो सबसे बाद में निकाला है। नहीं, उससे पहले तो उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से निकाला। गुड़गांव से ही हम शुरू कर देते हैं हम कि उन्होंने कैप्टन साहब का, अजय यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के 6 बार लगातार एक विधानसभा से विधायक, अब उनका बेटा रेवाड़ी से विधायक है, उनके पिताजी भी 3 योजना विधायक रहे और कहीं ना कहीं कप्तान की टिकट कटवा के राज बब्बर को टिकट दिलवा दी अपनी चॉइस से। दूसरा, उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटवा कर अपनी पसंद के राव दान सिंह को टिकट दिलवा दिया। तीसरा कांटा उन्होंने हिसार से, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह और विजेंद्र उनका बेटा सिटिंग सांसद वो पार्टी में आए बीजेपी छोड़ के, उसकी टिकट कटवा के हुड्डा साहब ने अपने चॉइस जेपी को वहां से टिकट दिलवा दी। लेकिन हुड्डा साहब ने ही सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, जिसका हरियाणा की राजनीति में इतना नाम चर्चित नहीं था, उसको सोनीपत से टिकट दिलवा दी। हुड्डा साहब ने ही कांग्रेस के बड़े नेता, अध्यक्ष भी रहे प्रदेश के, फूलचंद मुलाना मंत्री भी रहे, उनके बेटे जो आज विधायक भी हैं मुलाना से, वरुण मुलाना, उसको
अंबाड़ा से टिकट दिलवा दी। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद ये भी शुरू हुई कि हुड्डा साहब अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक से लड़वाना चाहते थे, जो ऑलरेडी राज्यसभा का सांसद है। तो ये चर्चा भी चली पार्टी हाईकमांड में कि आप एक सांसद बनने के लिए एक सांसद खो भी रहे हो। अभी उनका 2 साल का कार्यकाल है और राज्यसभा का सांसद बनना बड़ा टेढ़ी खीर है। लोकसभा का तो जीत भी जाता है। मान लो दीपेंद्र जीत भी गया तो उसे राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी। और अब जो हालात हैं, उन हालात में बीजेपी फिर भी राज्यसभा में एंटर कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का दांव नहीं लगेगा। तो एक सीट छोड़ के एक सीट प्राप्त करी तो क्या फायदा हुआ। लेकिन जब हाईकमांड ने पूरी कमांड हुड्डा साहब को दे दी तो उनकी ही चली और दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने टिकट दिलवा दिया। तो इस प्रकार से हुड्डा साहब ने अपने कांटे निकाले। कुमारी शैलजा को, जो विलिंग नहीं थी, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको भी सिरसा से टिकट दिलवा के एक किस्म से एसआर के गुट को भी उन्होंने कांटा निकालने की शुरुआत करी। कुरुक्षेत्र से जो रणदीप सुरजेवाला का कैथल कुरुक्षेत्र वो पार्लियामेंट्री सीट है, जहां से रणदीप सुरजेवाला या उसकी चॉइस का कोई उम्मीदवार हो सकता था, उस सीट को आम आदमी पार्टी के गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, वहां आम आदमी को दिलवा दिया। तो एक किस्म से अपनी तरफ से हुड्डा साहब ने अपने राजनीतिक कांटे अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल दिए। चलिए, ये तो टिकट वितरण तक हुआ, आपने जो बताया टिकट वितरण हुआ तमाम किस तरीके से। लेकिन अब सवाल है, जो कल 4 तारीख को परिणाम आएंगे, वो सेमीफाइनल आप किस आंकड़ों से देख रहे हैं? क्या नंबर क्या होंगे? 10 में से 10 सीट अगर कौन लेकर के आता है, किसके फुल नंबर होंगे, किसका सप्लीमेंट्री आएगा, किसका नंबर बनेगा? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड दोनों पार्टियों में तैयार हो रहा है। उधर खट्टर के सामने भी आपने बताया चुनौती है, नायब सिंह सैनी के सामने भी चुनौती है, अनिल विज भी वहां नाराज है, तमाम तरीके की चीजें। और इधर भी एसआर के गुट है, किरण चौधरी नाराज है, कैप्टन अजय सिंह यादव, हालांकि भले पूरा परिवार उनका जो राज बब्बर के साथ लग गया, लेकिन अब ये परिणाम किस तरीके से आप मानते तय करेगा? मैंने अभी कांग्रेस की बात बताई, मैं थोड़ा सा रोशनी वीडियो लंबा बन जाता है बीजेपी की भी, क्योंकि बीजेपी को भी जो पार्टी ने फ्री हैंड दिया ना खट्टर साहब को और नायब सैनी को, इन्होंने भी अपनी चॉइस से हिसार से सिटिंग विधायक, इंडिपेंडेंट और मंत्री रणजीत चौटाला को टिकट दिलवाई बीजेपी की। इन्होंने सिटिंग एमएलए मोहनलाल बुड़ोली को, सिटिंग एमपी बीजेपी का रमेश कौशिक की टिकट काट के मोहनलाल बुड़ोली को टिकट दिलवाई। खुद खट्टर साहब करनाल से पार्लियामेंट में जाने के लिए मैदान में उतरे। अपनी सीट जो खट्टर साहब ने खाली करी, वहां से नायब सैनी जो कुरुक्षेत्र से एमपी थे, उनको मैदान में उतार दिया विधानसभा के बाई इलेक्शन में। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो पहले कुरुक्षेत्र से ही कांग्रेस के सांसद थे, उनको मैदान में उतार दिया। इस तरह से इन्होंने भी अपनी गोटियां अपनी मन मर्जी से फिट करी और अपने जो ये समझते थे कि कांटे हैं, उनको दरकिनार किया। लेकिन बीजेपी में कांग्रेस में एक फर्क है। आपने कहा फ्री हैंड दिया, बीजेपी में ज्यादातर आला कमान की चलती है। इतनी आप मत मानिए कि मनोहर लाल खट्टर के कहने से या नायब सिंह सैनी के कहने से टिकट मिली होगी या इस तरीके से, लेकिन वहां कांग्रेस में ज्यादा गुटबाजी नजर आती है। यहाँ तो आला कमान की चलती होगी, अमित शाह ने जो आदेश दिया, मोदी ने जो आदेश दिया। क्योंकि आप नवीन जिंदल की बात कर रहे हैं, वो पार्टी के अंदर आए थे तो कहीं ना कहीं उनका पैचअप हुआ है, वो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, कहीं ना कहीं दबाव था, किस तरीके की राजनीति थी। लेकिन अब सवाल बड़ा है ना, जो परिणाम आएगा, मेन तो लोगों दर्शकों की उस पर निगाह टिकी हुई। परिणाम में बताया कि भाई 10/10 अगर ये खट्टर और नायब सैनी कमल खिलवा देते हैं तो इनकी बल्ले बल्ले रहेगी। लेकिन अगर 9-1 हम कम से कम
मान के गिनती शुरू करते हैं। और 9-1 में भी जो एग्जिट पोल और जो ओपिनियन पोल और जो आज तक ग्राउंड रिपोर्ट्स राजनीतिक हलकों से हमें और आपको भी मिल रही हैं कि वो एक सीट सिरसा वाली सब मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस की एक सीट पक्की है। अगर 9-1 और वो एक सीट भी कुमारी शैलजा की आ रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुमारी शैलजा की से बढ़ेगी। अगर 8-2 2 सीट कांग्रेस की और 8 बीजेपी की कल के परिणाम में आती हैं और दूसरी सीट सोनीपत की जो अब चर्चाओं में है एग्जिट पोल के मुताबिक भी, और जो बीजेपी के अंतर्कलह हो रही है कि भाई वहां बीजेपी के सिटिंग एमएलए गन्नौर से निर्मल चौधरी, उसने कांग्रेस की टिकट पाने के लिए उसके पति के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सीट कांग्रेस की तरफ रुझान दिख रहा है कि अगर 8-2 दूसरी सीट कांग्रेस की सोनीपत आती है तो कांग्रेस में और हुड्डा खेमे में कुमारी शैलजा के साथ एक बराबर की खुशी होगी। तीसरी सीट अगर 7-3 का रेशो आता है, 7 बीजेपी की और 3 सीट कांग्रेस की, तो वो तीसरी सीट है रोहतक वाली सीट, वो दीपेंद्र हुड्डा की है। अगर 7-3 इसी रेशो में परिणाम आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप का, खेमे का मोराल बहुत बूस्ट अप होगा। लेकिन अभी आप देखें गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ जहां सबसे बड़ा विवाद हुआ था, सबसे बड़ा लोगों की निगाह इन 2 सीटों पर टिकी हुई है। एक फरीदाबाद की भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर कमजोर पड़ रहे हैं और वहां से भी जो है कांग्रेस की सीट निकल सकती है। तो ये 3 सीटों का आप क्या आकलन मानते हैं? रही बात भिवानी महेंद्रगढ़ की, फरीदाबाद की, तो यहां भी चॉइस हुड्डा साहब की भी थी, तो फरीदाबाद भी और भिवानी महेंद्रगढ़ भी, मतलब वो कांटे की टक्कर में फंसे हुए हैं। तो अगर परिणाम 6-4, 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ आ जाओ या फरीदाबाद आ जाओ, तो कोई सी भी सीट चौथी आती है तो और भी हुड्डा खेमे में जान बढ़ेगी। और कई रिपोर्ट आ रही हैं कई चैनलों पर, कई एग्जिट पोल और लोकल रिपोर्टिंग भी राजनीतिक सर्कल में 5-5, अगर 5-5 भी आ रही हैं तो 5वीं सीट मैं फरीदाबाद से भी बड़ी समझता हूं कि अंबाड़ा सीट हो सकती है। तो वो भी हुड्डा साहब को कहीं ना कहीं उनका अपर हैंड रहेगा। और अगर 4-6 हो जाती हैं कि बीजेपी की 4 और कांग्रेस की 6, वो छठी सीट हम मानते हैं कि भाई फरीदाबाद की हो सकती है। तो फिर तो एक किस्म से जो गन्नौर के विधायक निर्मल चौधरी के पति की सो कॉल्ड वीडियो वायरल हो रही है तो फिर तो एक किस्म से बीजेपी में भगदड़ मच जाएगी। जो सिटिंग एमएलएज हैं वो भी कांग्रेस की टिकट लेने के लिए भागना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर आप गुरुग्राम को खा गए, सबसे बड़ी सीट तो गुरुग्राम पर टिकी हुई है। अगर ये मान लो 8-2 हो जाता है, जैसे आप बता रहे 7-4 हो गए, 6-3 हो गया, तमाम चीजें होगी, अगर ये गुरुग्राम की सीट भी कहीं फंस जाती है, क्योंकि यहां भी 36 का आंकड़ा रहा है। देखिए राव इंद्रजीत सिंह रोहतक के कोसली में भी जाते हैं और दान सिंह के खिलाफ भी वहां प्रचार करने जाते हैं, धर्मवीर के लिए वोट मांगने जाते हैं। क्या यह डेंट हुड्डा कर पाएंगे? कल इस चीज का नजर आएगा परिणाम के अंदर, क्योंकि राज बब्बर का चुनाव देखिए आम जनता ने चुनाव लड़ा है और कहा जा रहा है जिस तरीके की चर्चा है कि राज बब्बर ने पूरे चुनाव में कहे कि अपनी गाड़ी और 5 कपड़े लेकर के आए और एक भी पैसा कहीं उन्होंने खर्च नहीं करा, कहीं लोगों को पानी भी नहीं पिलाया और लोग खुद उनके साथ
खड़े हो गए और एक पंजाबी समुदाय का वोट हो गया। तो क्या लगता है इस पर पूरे प्रदेश की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह बड़े कद्दावर नेता हैं और हालांकि आज दिन तक वो जीत रहे हैं, उनको एज तमाम एग्जिट पोल के अंदर, तमाम चीजों के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला आपको लगता है अभी भी कांटे पे है, क्योंकि उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि हम 3 लाख से ज्यादा पार जीत रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है मोहनलाल जी। हमने अपने पिछले विश्लेषण में इस बात का खुलासा भी कर दिया, जो हमने बताया ना कि भाई अगर रिजल्ट में बीजेपी के ऊंच नीच होगी तो फिर राव इंद्रजीत सिंह को कमांड चाहे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए बीजेपी। मतलब खट्टर साहब और नायब सैनी उनकी जोड़ी डाउन होगी और राव इंद्रजीत सिंह का भाव बढ़ेगा अगर वो गुड़गांव की सीट निकालते हैं। जो आपने बताया कि चुनाव लड़ा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, चुनाव लड़ा, लेकिन लड़ने के बाद जिस हुड्डा साहब ने टिकट दिलवाई राज बब्बर को, उनका गुड़गांव लोकसभा सीट पर कहीं कोई असर प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दिया, जैसा असर उनके रिश्ते में समधी लगते हुए पूर्व विधायक करण दलाल पलवल से जो थे, उन्होंने जो पंचायत करके फरीदाबाद में अपने पहले तो टिकट की डिमांड करी थी और टिकट ना मिलने की सूरत में अपने पूरे इलाके का, जाट समुदाय का, समाज का वो समर्थन महेंद्र प्रताप को दिलवाया था। तो ऐसा कोई खेल खेला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज बब्बर के साथ नहीं किया। राज बब्बर गुड़गांव की सीट अब उस मार्जिन पर हार जीत रहेगा। कप्तान साहब 5 लाख का आंकड़ा पार नहीं कर पाए 2019 के चुनाव में। अब कप्तान साहब और उनका पूरा परिवार राज बब्बर के साथ लगा था, लेकिन कहीं टिकट बंटवारे में तो हुड्डा साहब ने अपना कांटा कह सकते हो कि भाई निकलवा दिया। अब कप्तान साहब की शाख इस बात पर टिकी हुई है कि राज बब्बर का मार्जिन कितना होगा, क्योंकि कप्तान साहब 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से राव इंद्रजीत सिंह से हारे थे 2019 में। कि राज बब्बर 5 लाख से अधिक वोट लेगा क्या, राज बब्बर कितने कम मार्जिन से इस सीट पर हार जीत करवा पाएगा, ये बात कहीं ना कहीं कप्तान अजय सिंह के कद को भी तय करेगी। चलिए, कद को तय करेगी, लेकिन कल जो परिणाम आएंगे, अब आपका आकलन क्या लगता है इसके अंदर कि सेमीफाइनल ये जो तय करेगा कि फाइनल में को किसकी सरकार बन सकती है? मैंने बताया ना कि ये जो अब हवा चल रही है, बाकी तो अब नहीं, कांग्रेस जिस तरीके से करे ना विधानसभा के लिए हमारी हवा चल रही है, भाई चुनौती सबके सामने है ना, तो क्या आप कितनी टिकट ला सकते हो? कुछ घंटे, आज का हमारा विश्लेषण ही ये है कि अब काउंटिंग पर किस तरह से ये अब मजबूती से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो ना इस लोकसभा चुनाव के अंदर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सीट को जिताने में ज्यादा मशगूल नजर आए, राज बब्बर को टिकट दिलाई, दान सिंह को टिकट दिलाई वहां पर, तो वो प्रचार प्रसार कहीं ना कहीं जिस तरीके से कम हुआ है, उस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि कैप्टन ने तो अपना दमखम दिखा दिया, अपने बेटे ने, उसके बेटे ने दमखम दिखा दिया बब्बर के लिए, लेकिन जिसको आप टिकट दिलाते हो, जिस कांटे को आप निकाल करके दूसरा कांटा डालते हो, उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे ना। सवाल तो और भी राजनीतिक हलकों में चल रहे हैं मोहनलाल जी, कि जो करनाल की सीट थी, वो जो दीपांशु बुद्धि राजा को कांग्रेस की टिकट दिलवाई, तो कहीं ना कहीं ये खुलेआम था कि भाई वो डील हुई है कि वहां से एक सशक्त उम्मीदवार था, राष्ट्रीय सचिव है पार्टी का, राहुल गांधी की गुड बुक्स में है, उसकी कोर टीम में है वीरेंद्र राठौड़, उसका नाम भी, पूरी तैयारियां थी और जो अच्छी टक्कर देता, उसका टिकट कटवा कर हुड्डा साहब ने वो दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिलवाया। तो कहीं ना कहीं रोहतक की सीट को साधने के लिए
करनाल में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। और ये चर्चाओं की बात नहीं कर रहा मैं, आपने जो नायब सैनी और खट्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि सिरसा और रोहतक में हमारा मार्जिन कम हो सकता है। तो ये उनकी जुबानी ये बातें निकल के आ रही हैं। आपने राव इंद्रजीत सिंह का कोसली में, महेंद्रगढ़ में राव इंद्रजीत सिंह ने ऐलानिया कहा कि मुझे अब साथियों की जरूरत है। उनकी कहीं ना कहीं कोई बात, कोई चीज चल रही है। धर्मवीर सोहना से विधायक रह चुका है 2009 में, तो धर्मवीर को सोहना हलके में अगर बीजेपी काडर या बीजेपी के पदाधिकारी वो कहीं कोई गड़बड़ करें, तो राव इंद्रजीत सिंह ने धर्मवीर के प्रभाव को सोहना, गुड़गांवा, मानेसर में अपने साथ करने के लिए धर्मवीर को वहां जाके सपोर्ट किया और उसको भविष्य का अपना दोस्त और साथी बनाया है। चलिए अब चलते चलते अंतिम सवाल, कल जब सेमीफाइनल का रिजल्ट आएगा, क्योंकि फाइनल के लिए आपको लगता है भूपेंद्र हुड्डा के पास लगाम रहेगी, या एसआर के ग्रुप अगर कुमारी शैलजा जी सीट निकालती है और कहीं डेंट होता है तो एसआर के ग्रुप हैवी होगा, या फिर ये झगड़ा विधानसभा चुनाव तक इसी तरीके से चलता रहेगा? इनके आपसे गुटबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा। मार्जिन पर भी सीट जीतना और मार्जिन, अगर दीपेंद्र हुड्डा भी रोहतक से जीतते हैं और कुमारी शैलजा सिरसा से जीतती हैं, मार्जिन किसका ज्यादा है वो भी मैटर करेगा। अगर 9-1 ही रहेगा कि भी सिर्फ सिरसा ही जीत पाए तो निश्चित रूप से शैलजा की कमांड रहेगी। अगर 2-8 के सोनी तो आपने बता दिया, बता दिया, लेकिन दो सवाल हो रहा है ना, किरण चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव का इस सेमीफाइनल के बाद क्या रुख हो सकता है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दोनों की टिकट कटी है, दोनों पीड़ित है। हालांकि मेहनत कर ली दोनों ने जिताने के लिए, जो उम्मीदवार आए उनको जिताने के लिए, लेकिन इस सेमीफाइनल के बाद फाइनल के लिए क्या तैयारी होगी, किस तरीके से उसको देखते हैं? नहीं, बिल्कुल तैयारी होगी। और ये अपना इन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह भी अपने एक किस्म से इनकी इंडिपेंडेंट पहुंच है हाई कमांड तक, तो ये हुड्डा खेमे से किनारा करके और अपना इंडिपेंडेंट वजूद, अपनी लड़ाई अपने अपने हलकों में मजबूती से लड़ेंगे। चलिए, ये थे नरेश चौहान एडवोकेट जी, जो बता रहे थे किस तरीके से जो कल परिणाम आएगा, हरियाणा का सेमीफाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि फाइनल की लड़ाई 4 महीने बाद होनी है, विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन तमाम जो कल परिणाम आएंगे उस पे आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको सुबह से ही वो लाइव परिणाम भी दिखाएंगे कि किस तरीके से देश में जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं और हरियाणा की 10 सीटों का क्या रुझान होगा, किस तरीके से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तमाम विश्लेषण हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े और एक नई डिबेट हमने आज की है, नई चर्चा की है कि जो लोकसभा चुनाव परिणाम है, हरियाणा के सेमीफाइनल परिणाम भी है, क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं लग जाएंगे। और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे भी बने रहे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।